सारा हसन ऑफिशियल के साथ मैं हूँ सारा हसन। ईद करीब है, मंडियों में रश है, कोई बकरे ख़रीद रहा है, कोई गायें ख़रीद रहा है और कोई ऊँट और बैल ख़रीद रहा है। लेकिन ये सारा काम हो कैसे रहा है? जो चीज़ पहले हज़ारों में आती थी, बकरा भी अब 1 लाख से ऊपर पे शुरू हो रहा है। और ये सारी की सारी इकॉनमी जो है, जो अरबों रुपए की इकॉनमी है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये अनडॉक्यूमेंटेड है। यानी कि आप कैश दे रहे हैं, सामने वाला आपको उसके एवज चीज़ दे रहा है और कहीं इस अखराजात का, कहीं इस इकोनॉमिक जनरेशन का हिसाब किताब नहीं है। तो ना ये लोग टैक्स देते हैं, ना कहीं लिखत पढ़त होती है और एक अंदाजे के मुताबिक अरबों रुपए की इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट पा जाती है। बस कुछ ऐसे ही हाल पाकिस्तान की मईशत का भी है। जो लोग सैलरी क्लास हैं सिर्फ वही टैक्स देते हैं और जो लोग सैलरी क्लास नहीं हैं, जो कारोबारी अफराद हैं, वो टैक्स नहीं देते। अब जबकि जैसे ही ईद की छुट्टियां ख़त्म होंगी तो हुकूमत बजट का ऐलान करने वाली है। 10 जून को बजट का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। यानी कि 1 जुलाई से शुरू होने वाले माली साल में क्या चीज़ें महंगी होंगी, क्या सस्ती होंगी, इन तमाम चीज़ों का ऐलान जो है वो जून 10 तारीख को होगा। और साथ साथ जो है ये भी पता चलेगा कि गवर्नमेंट की इकनॉमिक सिमत क्या होगी। तो आज के प्रोग्राम में, आज के व्लॉग में हम इसी चीज़ पे बात करेंगे कि सैलरी क्लास को मज़ीद और कितना भार उठाना पड़ेगा। अरबों रुपए कमाने वाले, एक्सपोर्ट्स करने वाले सेक्टर टैक्स क्यों नहीं देंगे। और एक और बात, ई कॉमर्स का क्या हाल है। जब घर में बैठ के हम शॉपिंग करते हैं, 10-10, 12-12 हज़ार के पार्सल आते हैं, तो क्या कहीं ये इकोनॉमिक एक्टिविटी भी दर्ज हो रही है कि नहीं हो रही। आज वीडियो में इन्हीं पे बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं फाइनेंस बिल का। यानी कि हुकूमत की जानिब से जब किसी भी चीज़ के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है तो उसको फाइनेंस बिल के ज़रिए पार्लियामेंट से मंजूर कराया जाता है। फाइनेंस बिल की तकरीबन तैयारी मुकम्मल हो गई है और पीर के दिन जब इसका ऐलान होगा तो फिर ये पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। चीदा निकात ये हैं कि हुकूमत 200 अरब रुपए की नए टैक्सेस लगा रही है। यानी कि 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस होंगे। कुछ चीज़ों की सेल्स टैक्स में इजाफा होगा, कुछ की फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ बढ़ेंगी। वहीं कोई 150 अरब रुपए के करीब जो है वो टैक्सेशन में छूट भी है। और ये छूट हम जैसे सैलरी क्लास लोगों को होगी, तनख्वाहदार तबके को होगी, जो बाकायदा एक सिस्टम के तहत तनख्वाह लेते हैं और जब उनकी तनख्वाहों पे टैक्स कट के मिलता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। स्टार्ट करते हैं सैलरी क्लास से। पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में जो इकोनॉमिक सिचुएशन रही है उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान हुए हैं वो तनख्वाहदार तबका है। क्योंकि ना तो उनकी आमदन बढ़ी है, टैक्सेशन उनके ऊपर ज़्यादा हुई है और रही सही महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है। बहुत से लोग, बहुत से घराने ऐसे हैं जो अपनी सेविंग्स को इस्तेमाल करके रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी चला रहे थे। अब जबकि किसी हद तक हुकूमत का कहना है कि महंगाई में कमी आ रही है और मईशत किसी हद तक मुस्तहकम हो रही है, तो हुकूमत ने ये सोचा है कि वो तनख्वाहदार तबका जो बजट में पिसा चला जा रहा है पिछले 3 सालों से, उसके ऊपर मुसलसल टैक्सों की शरह में इजाफा किया जा रहा है, उसे किसी हद तक रिलीफ दिया जाएगा। वो रिलीफ क्या होगा, वो रिलीफ क्या प्रपोज किया गया है, मैं आपको बताती हूँ। एवरेज अगर आपकी तनख्वाह 50,000 से 1 लाख के दरमियान में है, यानी कि आप 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमाते हैं, तो आपकी जो सालाना आमदन बनी वो 6 लाख से 12 लाख रुपए तक बनी। तो अभी जो लोग 6 लाख से 12 लाख रुपए की आमदन के दरमियान में कमाते हैं, यानी कि 50,000 से 1 लाख रुपए तक उनकी माहवार महीने की सैलरी है, तो उन्हें हर साल, हर महीने अपनी सैलरी में कम से कम 2500 रुपये टैक्स देना पड़ता था। यानी कि अगर कोई 50,000 कमाता है तो वो उसकी सैलरी में से 2500 रुपये कट के उसको बाकी तनख्वाह मिलेगी और साल में ये रकम तकरीबन बनती है 30,000 रुपये के करीब। इसी तरह से जो लोग 1 लाख से ज़्यादा पैसे कमाते थे, यानी कि जिनकी तनख्वाह 1 लाख से ज़्यादा और 2 लाख से कम थी महीने की तनख्वाह, वो सालाना 1,80,000 रुपये, अगर आपकी तनख्वाह 1,10,000 रुपये है तो आप सालाना 80,000 के करीब टैक्स अदा करते थे। और ये जो अमाउंट बनती है वो अच्छी खासी अमाउंट है, यानी कि 15% है जो आप अपनी आमदन का टैक्स देते थे। अब जबकि हुकूमत ने इस चीज़ को महसूस किया है तो उन्होंने IMF को भी कन्विंस किया है कि पाकिस्तान में जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर जो टैक्सेशन की शरह है उसको कम किया जाना चाहिए। इसी हवाले से कुछ मालूमात जो हैं हमारे सामने आई, जो प्रपोज थी। अभी तो जो सबसे कम टैक्स स्लैब था वो 5% था और सबसे ज़्यादा 35% था। लेकिन अब उस जो सबसे कम टैक्स स्लैब है उसको 5% से कम करके 1 से 1.5% पे लाया जा रहा है। यानी कि जो लोग पहले साल के 30,000 रुपये
कम से कम जो टैक्स अपनी तनख्वाह पे देते थे साल भर में, वो 30,000 रुपये देते थे। अब वो शरह कम होकर तकरीबन 6,000 रुपये साल की हो जाएगी। तो किसी हद तक हम रिलीफ हम समझते हैं कि तनख्वाहदार तबके को मिलेगा। इसी तरह से ग्रेजुअली जो है वो देखा जाएगा कि किस किस स्लैब पर कितने कितने पैसे कम हो रहे हैं। तो ये तो एक खुशाइन खबर है उन लोगों के लिए जो कि सैलरीड क्लास हैं। ये वो लोग हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में काम करते हैं, जिनकी तनख्वाहें बैंकों में आती हैं, जिनका कैश के साथ कोई लेन देन नहीं होता, और ज़्यादातर ये मिडिल क्लास सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो कि मिड लेवल, दरमियाने लेवल और थोड़े हायर लेवल की नौकरियां करके अपना काम चलाते हैं। और ये डॉक्यूमेंटेड सेक्टर कहलाता है, यानी कि जो कुछ भी होता है वो लिखत पढ़त के साथ होता है। तो ये जो सेक्टर है पाकिस्तान की टोटल मईशत में जो इनका टैक्स है, वो आप जान के हैरान होंगे कि पूरे साल में जो तनख्वाहदार तबका है उसने 550 अरब रुपए का टैक्स दिया है। ये वो लोग हैं जो छोटी छोटी तनख्वाहें लेते हैं या बड़े बड़े बैंकों में भी काम करते हैं, लेकिन ये तमाम लोग हैं, ये क्रॉस द बोर्ड तनख्वाहदार तबका है जो टैक्स देता है, और उसने 550 अरब रुपए का टैक्स दिया है। लेकिन वहीं जो एक्सपोर्टर्स हैं अरबों रुपए की एक्सपोर्ट्स करते हैं, बाहर भिजवाते हैं अपना माल। जो रिटेलर्स हैं, आपने कई ग्रॉसरी स्टोर देखे होंगे अपने महल्ले में, अपने इर्द गिर्द बड़ी बड़ी ग्रॉसरी चेन्स हैं, वो सारे मिल के जो टैक्स देते हैं वो सिर्फ 100 अरब डॉलर है। इस तरह से ज़राअत से आने वाला टैक्स भी बहुत कम है। अब ये जो सैलरीड क्लास के ऊपर इतना टैक्स था, इसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसने क्या नुकसान पहुंचाया है कि जो एक इनकी एसोसिएशन है, सैलरीड क्लास एसोसिएशन जो है, उनके मुताबिक पिछले 1 साल के दौरान इतना ज़्यादा टैक्स होने की वजह से 119% जो अफराद हैं, जो हाई स्किल्ड एजुकेटेड लोग थे, वो मुल्क छोड़ के चले गए। उन्होंने अपनी कंपनी से ये बात कही कि इतना टैक्स हमें पाकिस्तान में देना पड़ रहा है, क्योंकि जो हायर स्लैब्स हैं, अगर किसी की तनख्वाह 10 लाख रुपए है महीने की या 8 लाख रुपए है, तो उसे 35% टैक्स देना पड़ता है अपनी आमदन पे। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साल की कितनी होती है, और ये दुनिया के बाकी मुल्कों से ज़्यादा है। अगर आप इसका मवाजना करें सऊदी अरब से, दुबई से, अमारात से, तो ये बहुत ज़्यादा है, बहरीन से। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, एंग्रो बैंक अच्छे इनके CEOs ने आके फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात की और कहा कि जो पाकिस्तान में इतनी एग्रेसिव टैक्सेशन है, उसकी वजह से उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि ये स्किल्ड ट्रेन लोगों को रोक के रखना। वो जॉब उन्हें मिलती है, पाकिस्तान से बाहर मिल जाती है जॉब, और वो फिर पाकिस्तान छोड़ के चाहिए इस बात पे चले जाते हैं कि यहाँ पे टैक्स बहुत देना पड़ रहा है। वहाँ पे टैक्सेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ज़्यादा है, सिक्योरिटी भी ज़्यादा है, और आगे बढ़ने के मौके भी ज़्यादा है। तो तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं, एंग्रो है, यूनिलीवर है, PTC है, यू नेम इट, बड़े बड़े बैंक्स हैं, इनके CEOs ने आके बाकायदा फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये बात की और कहा, रिक्वेस्ट की कि आप जो है तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का स्लैब कम करें, क्योंकि हमारे लिए एक अच्छे ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो शायद गवर्नमेंट को थोड़ा इस बात का इदराक हो गया है, उन्होंने इसका एहसास किया है, और अब हमें ये खबरें मिल रही हैं कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो है वो टैक्स कम हो रहा है। ग्रेजुअल कम है, लेकिन कम हो रहा है। हुकूमत ने अगले साल जो टैक्सेशन का टारगेट है वो बहुत ही एग्रेसिव रखा है, क्योंकि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के अंदर है, और IMF के प्रोग्राम में रहते हुए अगर आप किसी एक जगह से टैक्स को कम करते हैं तो आपको IMF को बताना पड़ता है कि किसी और जगह से कितना टैक्स हासिल किया जाएगा, ताकि ये जो डेफिसिट है, ये जो गैप है, इसको फिल किया जा सके। तो अगले साल जो टैक्स की वसूलियों का हदफ है वो 14.2 ट्रिलियन रुपीज़ है। बहुत बड़ी रकम है, बहुत एग्रेसिव टारगेट है। अब देखते हैं FBR इसको कैसे अचीव करता है। इसके साथ साथ जो 200 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जा रहे हैं, उनमें कुछ जो रॉ मटेरियल बाहर से आता है उनके ऊपर टैरिफ्स की शरह में रद्दोबदल किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी 2-3 तब्दीलियाँ जो हमें सुनने को मिली हैं, तजवीज़ की गई हैं। पाकिस्तान में सोलर बहुत बड़ी तादाद में इंपोर्ट हुआ है, सोलर पैनल बहुत बड़ी तादाद में चाइना से इंपोर्ट हुए हैं। अभी तक जो सोलर पैनल पाकिस्तान में आ रहे थे उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन अब हुकूमत ने ये तजवीज़ दी है कि जो सोलर पैनल्स हैं उनके ऊपर 18% जो है वो सेल्स टैक्स लगाया जाए। एक ये तजवीज़ है। इसी तरह से जो फाटा का इलाका है, नीम का वैली इलाका या पाटा के जो इलाका है, यहाँ पे टैक्सेशन बिल्कुल नहीं थी, और इन इलाकों में स्मगलिंग की शरह बहुत ज़्यादा थी। तो अब हुकूमत इन इलाकों में भी जो इंडस्ट्री लगेगी या वहाँ के लोग जो कुछ कमाएंगे, जो कुछ बेचेंगे, वहाँ पे भी GST लग रहा है। तो होता ये था कि कराची में चीज़ बनती थी, उसके बाद वो पाटा में, फाटा के इलाके में बिकती थी, और फिर वो आगे राउट होके दोबारा पंजाब और सिंध में
आ जाया करती थी। तो उससे क्या होता था, हुकूमत को जो सेल्स टैक्स बाकी जगहों से मिलता था उसकी छूट मिल जाती थी, और चीज़ जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होती थी, और वो फाटा फाटा के एग्जेम्पशन को अफोर्ड करके लेने के बाद दोबारा से उन इलाकों में आ जाती थी। एक तो ये बात है। बाकी क्योंकि चिप्स, प्रोसेस्ड फूड, चिकन, चॉकलेट्स, ड्रिंक्स, फ्रिजी ड्रिंक्स, और आप बिस्किट्स कह लें, नूडल्स कह लें, इंस्टेंट नूडल्स, ये तमाम जो प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड्स हैं ये ऑलरेडी महंगा है, लेकिन अब इसके ऊपर भी एक जो तजवीज़ ये है कि इसके ऊपर भी 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है। तो जो लेज़ का पैकेट 60 रुपये और 50 रुपये का आता था वो मज़ीद 5% महंगा हो जाएगा, जिसके महंगा होने का इम्कान है, ताकि ये जो एक तो इनकी कंजम्पशन को रोका जाए ताकि गवर्नमेंट को एडिशनल रेवेन्यू मिले। इसी तरह से गाड़ियों पर हमने पहले भी बात की थी कि गाड़ियों पे भी जीएसटी की शरह बढ़ाई जा रही है, क्योंकि आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं हम। तो आईएमएफ ये कहता है कि तमाम जो रियायती शोबजात हैं जिनके ऊपर आपने कम टैक्स रखा हुआ है उसको ग्रेजुअली अपने अपने लेवल पे लेकर आए। पाकिस्तान में इस टाइम जो जीएसटी है, जनरल सेल्स टैक्स है, जो हम हर चीज़ खरीदते हैं, माचिस भी खरीदते हैं, लाइटर भी खरीदते हैं, चिप्स भी खरीदते हैं, पत्ती भी खरीदते हैं चाय की, या कुछ भी खरीदते हैं, उसके ऊपर हमें 18% सेल्स टैक्स देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो सेल्स टैक्स है उसके साथ साथ इनके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जाएगी, ताकि ये चीज़ें महंगी हों और इनकी कंजम्पशन कम हो, और साथ साथ इनकी जो है इनसे इजाफी रेवेन्यू भी हासिल हो। वहीं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हुकूमत ने ये भी फैसला किया है कि पेट्रोल को महंगा किया जाए। अब पेट्रोल या डीज़ल को कैसे महंगा किया जाने का इम्कान है? एक तो वो है जबकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ती है तो मुल्क में भी पेट्रोल महंगा हो जाता है। इस वक्त हुकूमत पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के नाम से एक टैक्स लेती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, पेट्रोल पे, गैस पे, डीज़ल पे, मिट्टी के तेल पर। अब एक और नई चीज़ सामने आ रही है। मेहताब हैदर बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने रिपोर्ट भी किया कि हुकूमत जो है वो कार्बन टैक्स लगाना चाह रही है, क्योंकि आप गाड़ी दौड़ा रहे हैं, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो आप माहौलियात को ख़राब कर रहे हैं, इसलिए आपको फ़ी लीटर इजाफी 2 रुपये से 3 रुपये तक की तजवीज़ है कि आपको कार्बन टैक्स पे करना पड़ेगा। ये कार्बन टैक्स क्या है कि क्योंकि आप माहौल को ख़राब कर रहे हैं तो आपको इजाफी कॉस्ट देनी पड़ेगी। अब जब आपको इजाफी कॉस्ट देनी पड़ेगी तो जो इससे हासिल होने वाली आमदन है ये क्लाइमेट की सस्टेनेबिलिटी के लिए प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च होगी, यानी कि मुल्क में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मंसूबे बनाए जाएंगे तो ये कार्बन डेवलपमेंट लेवी जो है ये वहाँ पर खर्च होगा। तो कभी इम्कान इस बात का है कि बजट में ये मंजूरी हो जाए, कार्बन टैक्स की प्रपोज तो किया जाएगा, मंजूरी हो जाए, और फिर आपको 1 जुलाई से जो टैक्स इजाफी देना पड़े पेट्रोल ख़रीदने पर, डीज़ल ख़रीदने पर या मिट्टी का तेल ख़रीदने पर। वैसे तो कार्बन लेवी एक बेहतर चीज़ है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ये तखसीस करना भूल जाती है कि अगर कोई लैंड क्रूज़र में पेट्रोल डलवा रहा है तो उसको 2 रुपये इजाफी पेट्रोल पे देना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर कोई मोटरसाइकिल सवार है, कोई बाइकिया चलाने वाला है और वो भी 2 रुपये इजाफी उसको आप पेट्रोल महंगा कर देते हैं तो उसका पूरा का पूरा बजट ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो गवर्नमेंट को इस पे देखना है कि कैसे प्रोटेक्टेड लोगों को सब्सिडी देनी है, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड जब आप कोई भी टैक्स लगाते हैं तो उसका असर हर अमीर और गरीब पर पड़ता है। अमीर को उसका असर ज़्यादा नहीं पड़ता क्योंकि उसकी आमदन ज़्यादा होती है, वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन गरीब के लिए उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब बड़ा एडवांस दौर आ गया है, बड़ी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान है कि आप चीज़ों को कैलकुलेट करें, मेजर करें और देखें कि किसकी पेट्रोलियम की जो बिलिंग है वो ज़्यादा है और उसको किस तरह से टैक्स नेट में लाया जा सकता है। एक और तजवीज़ है जो कि अखबारों में रिपोर्ट भी हुई बजट में, वो ये है कि क्योंकि ये जो पेट्रोल पम्प्स हैं ये अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, इनके बारे में ये भी मशहूर है कि टैक्स चोरी भी करते हैं, तो इनको इनकी ऊपर डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट ये भी सोच रही है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करेंगे, वो डॉक्यूमेंट हो जाएगी, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं करते और आप कैश के ज़रिए पेट्रोल खरीदते हैं तो जब भी आपको इजाफी 2 या 3 रुपये देने की तजवीज़ भी सामने है, ताकि उस सेक्टर को
डॉक्यूमेंट किया जाए और कैश इकोनॉमी को डिस्करेज किया जाए, यानी कि कैश इकोनॉमी को हुकूमत उसकी हौसला शिफ्ट नहीं करना चाहती है और ये चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू जो है वो पेमेंट्स करें, ताकि उसका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो, ताकि जब वो टैक्सेशन की बात आए तो वो ट्रेस हो सके। एक ये बात है। दूसरा भी हमने शुरू में प्रोग्राम में जिक्र किया था कि 18% सेल्स टैक्स जो गवर्नमेंट लगा रही है उसमें ई कॉमर्स भी है। ई कॉमर्स क्या है? बहुत से आपने स्क्रॉल करते हुए पेजेस देखे होंगे, कहीं पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, कहीं पे हैंडमेड प्रोडक्ट्स मिलती हैं, कहीं पे आपको घर को सजाने की चीज़ें मिलती हैं, कहीं पे बच्चों की चीज़ें मिलती हैं। हम उसको देखते हैं, ऑर्डर कर देते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे और वो घर आता है और वो लेके चला जाता है। गवर्नमेंट के ख्याल में ये भी एक अरबों रुपए की इकॉनमी बन गई है पाकिस्तान में, और हर किसी ने जो अपना ब्रांड बना लिया, विच इज़ रियली गुड कि लोगों की इनकम में इजाफा हुआ है। ई कॉमर्स एक ग्रोइंग मार्केट के तौर पर उभरी है पाकिस्तान में। लेकिन गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही है कि 18% GST ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के ऊपर भी लगाए, यानी कि अगर आपने ब्रांड्स की बात मैं नहीं कर रही, बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं उन सब पे GST लगा हुआ होता है। लेकिन अगर आप किसी अननोन या नए ब्रांड, जैसे कि फ़र्ज़ करें मैंने कोई ब्रांड शुरू किया और आप मेरे ब्रांड से कोई चीज़ ख़रीदते हैं, जब आप मेरे ब्रांड से कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो मैं वो पैसे ले लेती हूँ, क्योंकि मैं कोई रजिस्टर्ड कंपनी नहीं हूँ, मैं कोई अपना ऑडिट नहीं करवाती, ना मेरे कोई कहीं पे इंदराज है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन में, वो डायरेक्ट पैसे मेरे पास आते हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने घर में बैठ के साबुन बनाते हैं, कोई कैंडल बना रहा होता है, कोई सेंट्स बना रहा होता है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि किसी तरह से ये तमाम जो ई कॉमर्स की इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको भी टैक्स नेट के अंदर लेकर आए। इसके ऊपर भी 18% GST की बात हो रही है। इसकी मोडालिटीज़ क्या होंगी, ये कैसे लगाया जाएगा, इस पर भी चीज़ें होना बाकी हैं। आपको आगे शेयर करेंगे इसके साथ साथ क्या हो सकता है। एक और ख़बर जो बहुत गर्दिश कर रही है कि हुकूमत शायद इस बजट में ऐलान करे कि 2 लाख के करीब जो छोटे घर हैं उनको सब्सिडीज़ दी जाएगी। तो ये एक अच्छा मंसूबा है गवर्नमेंट की तरफ से। इससे इकॉनमी में एक एक्टिविटी जनरेट होती है, रियल एस्टेट सेक्टर ग्रो करता है। लेकिन वो 2 लाख घरों को जो अगर हुकूमत सब्सिडाइज़ करना चाहती है तो कैसे करेगी? क्या वो उन्हें बैंकों के थ्रू कर्जा मिलेगा या उन्हें हुकूमत घर बना के देगी? इस बारे में अभी चीज़ें गवर्नमेंट ने इतनी रिवील नहीं की हैं, नज़र में नहीं आई हैं, इनका ऐलान नहीं किया गया। इनका ऐलान बजट में होगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि इसकी मोडालिटीज़ क्या है। लेकिन इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि तकरीबन जो रियल एस्टेट सेक्टर था या हाउसिंग सेक्टर था, एक बड़े अरसे से वो बिल्कुल डेड पड़ा था, उसमें एक एक्टिविटी जनरेट होगी। और हाउसिंग सेक्टर के बारे में कहा जाता है कि अगर मुल्क में हाउसिंग सेक्टर चलता है तो तकरीबन 22 के करीब सनतें जो हैं वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। तो आज के व्लॉग में इतना ही। बकरे ख़रीदें, ईद एंजॉय करें, नज़र रखें। मेरा तो ख्याल है कि ईद के बाद जो तनख्वाहदार तबके हैं उनकी ईद दोबाला होने वाली है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नए टैक्सेशन की ज़द पे रहेंगे। अगले व्लॉग में आपको टैक्सेशन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी देंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए।